हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को लेके बहुत सी धारणाएं अवधारणाएं आपके दिमाग में होंगी। आप सबको ये फैक्ट तो पता होगा कि शायद पिछले 12-13 वर्षों में सबसे ज्यादा रिजल्ट हिंदी साहित्य से आए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है आज हम इस पे बात करेंगे। साथ में मैं इसके सिलेबस पे भी जाऊंगा, किताबों पे भी जाऊंगा। हम स्टडी IQ में जो बैचेस लेके आते हैं उनमें क्या फीचर्स आपको दिए जाते हैं और कैसे दिए जाते हैं, हम इनमें भी बात करेंगे। तो कुल मिला के हिंदी साहित्य वैकल्पिक से जुड़ी सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को लेके। ठीक है, चलिए देखिए, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की अगर बात की जाए तो क्यों है सबसे बेहतर। हम इन बिंदुओं पे अगर बात करें तो कुछ पॉइंट्स जो है हमारे सामने दिखते हैं कि क्यों है सबसे बेहतर। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं यहां पे तो देखिए लिखा है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल इज फॉर यू। किसी भी माध्यम के आप छात्र हो, आप हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ले सकते हैं, ये वैकल्पिक विषय आप ले सकते हैं। जैसे मेरा माध्यम अंग्रेजी था तो भी मैंने हिंदी लिटरेचर लिया एंड आई गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, 343 आर वेरी गुड मार्क्स। दूसरी बात, सबसे सहज सरल है। सबसे सहज सरल क्यों? कविता, कहानी, उपन्यास ही पढ़ना है आपको। महाभोज पढ़ना है आपको, मेला आंचल पढ़ना है आपको, गोदान पढ़ना है। मतलब वो चीजें जो अमूमन हम पढ़ाई से हटके करते हैं, वो हटके जो चीजें हैं वही हिंदी साहित्य है। वो आपको ज्ञान भी देगा, नंबर भी देगा और आपको जो मोनोटोनी होती है ना, एक रास्ता, उससे भी दूर करेगा। तो ये बहुत खास बात है। और क्या है, विगत 12 वर्षों में सबसे ज्यादा रिजल्ट, मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे ज्यादा रिजल्ट वाला ऑप्शन रहा है। हिंदी माध्यम में तो सबसे बड़ा वैकल्पिक विषय है। अगर आप हिंदी मीडियम की बात करें तो इसके बराबर न भूतो न भविष्यति कोई माध्यम नहीं। अंग्रेजी माध्यम में भी रिजल्ट देता है, पर हिंदी माध्यम में तो इसके आसपास भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और क्या है, मैंने भी बताया, एक रास्ता को दूर करता है। क्यों? क्योंकि जब आप GS पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं तो ये आपको उपन्यास, कहानी, कविता, ठीक है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, मतलब कविताएं आपको एक अलग मोड में ले जाती हैं, फिर उपन्यास आपको एक अलग जोन में ले जाते हैं। ये दोनों चीजों आपको मिलेंगी किसमें? हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में। तो ये यहां पे इसका फायदा है। अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार इसे संपूर्ण तरीके से पढ़ लिया तो फिर दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना है। बहुत से ऐसे वैकल्पिक विषय हैं जहां पे आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, यहां पे कोई भी रिवीजन नहीं करना है। उसके बाद भाषा का कोई दबाव नहीं है। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी में ही लिखेंगे क्योंकि हिंदी ही वैकल्पिक विषय है। ठीक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजी वाला ज्यादा नंबर पा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अंग्रेजी मीडियम से हिंदी लिटरेचर लेगा वो भी हिंदी में लिखेगा, हिंदी माध्यम से हिंदी लिटरेचर लेगा वो भी हिंदी में लिखेगा, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उत्तर लेखन में बहुत ज्यादा सहायक है, मैं इसको भी बताऊंगा अभी क्यों, और ये भी बताऊंगा, जैसे लिखा है ना इसमें, देखिए अगला है कि निबंध लेखन में सहायक। मैं 2023 के निबंधों को भी मैंने लेके आया है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरा का पूरा विजन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1, 2 और 4 में सहायक। अब जैसे प्रश्न पत्र 1 की बात की जाए तो हम इसमें इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसमें इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला कर लूं, 1 मिनट। हम यहाँ पे इतिहास पढ़ते हैं। अब हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं, तो हम भारत का इतिहास भी पढ़ते हैं, तो आपका यहाँ पे ये मजबूत हो जाएगा। जब आप कबीर, तुलसी, सूर, जायसी, बिहारी को पढ़ेंगे तो आपको भारत के समाज के बारे में इनडेप्थ पता चलेगा। जो भारत का समाज है उसके बारे में इनडेप्थ पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीजें ऐसे डेवलप हुई, समाज में ये चीजें इस प्रकार से आई और इन लोगों ने प्रतिकार किया या इन लोगों ने इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया। ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जो साहित्य है ये खुद आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो आपका वो भी मजबूत होगा। किसमें? कला एवं संस्कृति। ठीक, कला एवं संस्कृति। तो ये आपको देख रहे, इसमें GS1 में बहुत आराम से। GS2 की अगर बात की जाए तो GS2 में एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय। ठीक है, जो समाज, सोशल जस्टिस है, ये आपको फायदा देगा। इथिक्स में आपको बहुत सारे सिद्धांतों को लिखना हो पड़ता है। ठीक है, सिद्धांतों को और समाज और सिद्धांतों के बीच का जो नियामक है उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है, और ये सारी चीजें आपको हिंदी साहित्य में पढ़ाई जाती हैं डिटेल में। आप कबीर को पढ़ते हैं, द्वैत को पढ़ते हैं, सूरदास को पढ़ते हैं, आप शुद्धाद्वैतवाद को पढ़ते हैं, आप तुलसीदास को पढ़ते हैं, आप विशिष्टाद्वैतवाद को पढ़ते हैं।
पढ़ाया जाता है। ये चीजें आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपको काम आएंगी। निबंध में कैसे आएंगे अभी मैं आपको एक अगले स्लाइड में बता भी दूंगा। अच्छा, अनिवार्य हिंदी का जो पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, ये उसमें सहायक है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, जो मेंस परीक्षा होगी, तो उसमें 300-300 नंबर के 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक अंग्रेजी का, जो तो सबके लिए श्योर है, दूसरा हिंदी या कोई भी जो 22 जो भाषाएं उनमें से कोई एक भाषा, अमूमन हिंदी ही लोग लेते हैं। आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, तो आप भी हिंदी ही लेंगे जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, तो उसमें भी सहायक है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर वही वाली बात है, रिपीट हो गया। अब देखिए कैसे है निबंध में सहायक, हम देख लेते हैं। ठीक है, निबंध में कैसे सहायक है, कोई भी निबंध एक ले लेते हैं। जैसे एक ये निबंध देखिए, लिखा है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। ये प्रश्न है, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में है नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। एक वो है ना वॉन्डर लॉस्ट वाली, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कोटेशन चलती है। तो सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, बहुत अच्छा इसका उदाहरण है कबीर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप कबीर के दर्शन को देखेंगे, ठीक है, दर्शन को देखें, कबीर की अगर भाषा को देखेंगे, ठीक है, कबीर के दर्शन और कबीर की भाषा को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि कबीर ने घाट घाट का पानी पिया है। उनकी भाषा, जिसको हम पंचमेल, खिचड़ी या सदुक्कड़ी भी कहते हैं, ये घाट घाट का पानी पीने की वजह से ऐसी बनी है, और इसलिए इनकी भाषा का ये जो महात्म्य है हमको देखने को मिलता है। जब आप उनके दर्शन को देखें, तो दर्शन में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जब आप कबीर की बात करते हैं, कबीर के दर्शन में आपको अद्वैतवाद, अभी मैंने बताया ही, अद्वैतवाद, ठीक है, आपको नाथ परंपरा, ठीक है, आपको जो रहस्यवाद है, जो सूफी रहस्यवाद है, ठीक है, ये भी दिखता है। रहस्यवाद में भी बाद में ये भावनात्मक रहस्यवाद के करीब पाए जाते हैं। ठीक है, भावनात्मक रहस्यवाद के करीब पाए जाते हैं। और बाकी कबीर के दर्शन पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो किया, वहां जाके देख सकते हैं। तो कबीर का दर्शन हो, चाहे कबीर की भाषा हो, ये क्या है, ये कई जगह ये घूमे हैं, तब जाके इनका ज्ञान मजबूत हुआ है। इसीलिए है कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। आज हम लोग कबीर को 400-500 साल बाद भी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने घूमने के साथ में ज्ञान अर्जन भी किया, और ज्ञान अर्जन के साथ में वो ज्ञान लोगों में बांटा भी। ठीक है, कितनी सारी बातें, कितने सारे उनके दोहे हैं। हम लोग कहते हैं कि मुंड मुड़ाए हरि मिले तो मैले मुड़ाए, बार बार के मूर्ते भेड़ न बैकुं जाए। ठीक है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ताचिड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। या अगर हम बात करें तो पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यार ये व्यक्ति, उसी व्यक्ति ने लिखा है जो हर जगह भटका है, वो गुम नहीं हुआ है, उसने अपनी प्रतिभा को बताया है। तो हिंदी साहित्य सिर्फ एक कवि, अगर उसके आप कुछ चीजों को जानते हो, तो आप इस निबंध को इतना शानदार लिख सकते हो कि वो व्यक्ति कभी पढ़ा नहीं होगा। किसी जो एग्जामिनर होगा, वो जिसे कहते हैं ना कि एकदम अपनी कंफर्ट जोन से तो बाहर जाके पहुंच जाएगा, वो उसको पता भी नहीं रहेगा कि आपने उसको कौन सा विजन दिया है। एक चीज हम लोग हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं बिंब। निश्चित तौर पे अगर आप इस लहजे में या इस तरीके से लिखेंगे, तो उसकी नजर में, जो एग्जामिनर, उसके नजर में जो बिंब आएगा ना, वो उसको अलग जोन में पहुंचा देगा, और वो आपको फायदा करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे क्या है, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। अब यहां पे भी आप कबीर को भी बता सकते हैं, यहां पे आप सूरदास को भी बता सकते हैं, यहां पे आप तुलसीदास को भी बता सकते हैं। क्यों? तुलसीदास का जो चिंतन है वो समन्वय का चिंतन है। तुलसीदास का चिंतन क्या है? समन्वय का चिंतन है, और समन्वय में वो दोनों पक्ष की बात करते हैं, एक है पक्ष, एक है विपक्ष, दोनों का समन्वय कराते आपको दिखते हैं। वो भाग्य पुरुषार्थ का समन्वय भी कराते हैं, वो पुरुष नारी का समन्वय भी कराते हैं, वो राजा प्रजा का समन्वय भी कराते हैं, वो निर्गुण सगुण का समन्वय भी कराते हैं। तो जब विरोधी पक्ष है, उत्तर है आपके सामने, आप कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ये हिंदी साहित्य की कला है। एक खास बात है कि आप सिर्फ निबंध से, मतलब ये निबंध, मैं एक कई बार कई वीडियोस में मैंने बताया है ई स्क्वायर ओ स्क्वायर का, कि ऑप्शनल के 2 पेपर तो आपको नंबर देंगे ही देंगे, सबसे ज्यादा तो जरूरी होते ही हैं। और ई स्क्वायर जो होता है, उसमें एक होता है एसे का पेपर, यानी कि निबंध का पेपर, और एक होता है इथिक्स का पेपर, यानी कि नीति शास्त्र का पेपर। इन दोनों पेपर को मैंने बताया कि कैसे आपको ये जो हिंदी साहित्य ये आपको सपोर्ट करने वाला है। आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है,
इसकी बात करते चले तो मैं फिर से बता दूं कि हिंदी साहित्य का जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है, यानी जो हमारा हिंदी साहित्य का बैच नंबर 4 है, वो शुरू हो रहा है 13 अगस्त से। ठीक है, वो शुरू हो रहा है 13 अगस्त से, यानी कि जो मैं हिंदी साहित्य का बैच लेके आता हूं वो 13 अगस्त से शुरू हो रहा है नया बैच। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके हमारे इस वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, चूंकि इस समय इंडिपेंडेंस सेल चल रही, जहां पे लगभग 47% ऑफ 47% ऑफ चल रहा है, मतलब लगभग आधा ऑफ चल रहा है। आपको ये, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो लगभग 13,000 के लंप सम ये पड़ेगा। तो आपको, मुझको नहीं लगता कि आज तक स्टडी IQ में इतनी बड़ी कोई छूट आई हुई है, कोई छूट ऐसी नहीं आई है। तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके 47% डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। 13 अगस्त से ये हिंदी साहित्य का बैच शुरू होगा। दोपहर 1 बजे से कक्षाएं चलती हैं, 1 बजे से कक्षाएं चलती हैं। ठीक है, तो 13 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये सेल जो है, ये 15 अगस्त तक ये सेल रहेगी, इसको नहीं भूलना है, इसको नहीं भूलना है। फिर वही बात बता दो कि हमारा P2I फाउंडेशन का भी जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है, वो भी 19 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। यहां पर भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मैक्सिमम डिस्काउंट, जो 47% का डिस्काउंट है, उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, studiiq.com आज ही विजिट कीजिएगा और जाके विकास लाइव कोड का प्रयोग करना मत भूलिएगा। आप हमारे हिंदी साहित्य बैच और हमारे प्रतिज्ञा जो P2I बैच है, इन दोनों से जुड़ सकते हैं, दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको studiiq.com विजिट करके इनके फीचर्स को देखना होगा। ये ऑफर हमारा सिर्फ 15 अगस्त तक वैलिड है, इसका ध्यान आपको रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स कैसी होती हैं, क्या नोट्स होती हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जो आपको क्रक्स मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। जो आपको क्लास क्रक्स मिलती है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है। ठीक है, ये क्लास क्रक्स है जो इस प्रकार से हम देते हैं। आप देख सकते हो कि भक्ति काल के सारे जो PYQs हैं, ये सारे PYQs लिखे हुए। हर नोट्स के पहले जो PYQs होते हैं वो PYQs हैं। फिर PYQs के बाद उसका पूरा क्या कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में पूरा क्रक्स होता है, जहां से आप PYQs के उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए, भक्ति काल हमने किन किन टॉपिक में बांटा है, ये सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भक्ति काल का टेक्स्ट शुरू हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे आराम से फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आर्थिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, ये सारी चीजें समझाई गई हैं। इस प्रकार से हमारी नोट्स होती है जो हम क्रक्स देते हैं। ठीक है, फिर और बता देता हूं, उसके अलावा हैंड रिटेन नोट्स भी होती है, आपके सामने देख सकते हैं। ये मेरी खुद की लिखी हैंड रिटेन नोट्स है, ये भी मैं प्रोवाइड कराता हूं। ये हैंड रिटेन नोट्स है, ये भी मैं प्रोवाइड कराता हूं, कराऊंगा। और साथ में वे छात्र जो मतलब क्लास में जो पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली उसको नोट करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी हमारे यहाँ जो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही योग्य कंटेंट डेवलपर्स हैं जो हैंड रिटेन नोट्स लिख के देते हैं अलग से भी। ये मेरी नोट्स है, ये तो मैं देता ही हूं। हैंड रिटेन नोट्स भी आपको हर क्लास के बाद मिलती है, ये इसका फीचर है। ठीक है, साथ में ये देखिए, वही हैंड रिटेन नोट्स मेरी बनाई हुई है, ये मेरी खुद की राइटिंग है। बहुत अच्छी आपको नहीं हो सकता है, न लग रही हो, थोड़ी आपको हल्की भी दिख रही हो। ठीक है, लेकिन ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो खुद की लिखी नोट्स है। साथ में ये जो खुद की बनाई नोट्स है, ये तो जाएगी ही जाएगी, ये भी आपको मिलेगी। साथ में PDF भी मिलता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्लास PPT कैसी होती है जो हम पढ़ाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर क्लास PPT की बात की जाए तो मैं बाकायदा इस तरीके से मैं बना के लेके जाता हूं, जहां पे आपको, जैसे मान लीजिए कबीर का व्याख्या खंड है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि बाकायदा यहाँ पे ये एक कबीर के 2 दोहे हैं और उनकी व्याख्याएं रहती हैं। या कई बार हम लोग बोर्ड में लिख के पढ़ाते हैं, तो ये देखिए लिख के मैंने समझाया है कि व्यक्तित्व, दर्शन, भक्ति, साधना, पद्धति, भाषा। ठीक है, ये क्या है, कबीरदास की व्यक्तित्व क्या है। देखिए, दर्शन, अभी मैं कबीरदास के दर्शन की बात कर रहा था। अद्वैत, एकेश्वरवाद, नाथ हठ योग, वैष्णव जीवन, सूफी रहस्यवाद, ज्ञान, योग, प्रेम, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं कि पहले ज्ञान की तरफ गए, फिर योग की तरफ गए, फिर प्रेम की तरफ गए। ये सारी चीजें बताई हुई हैं। इस प्रकार से हम लोग बोर्ड में पढ़ाते हैं। ये हमारे बोर्ड की PPT है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैंने बाकायदा डिफरेंशिएट भी किया है कबीर के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लास में मिलेंगी। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, ये सब मिलेगा। मतलब जो हाथ से लिखा है ये भी मिलेगा, जो कॉपी में लिखा है वो भी मिलेगा, जो कंप्यूटर से प्रॉपर टाइप्ड नोट्स हैं वो भी मिलेंगी, और हमारा जो योग्य कंटेंट राइटर्स है उनके द्वारा लिखी नोट्स भी आपको मिलेगी। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके बैच के साथ में। ठीक है, ठीक है, ये है हिंदी साहित्य के बारे में एक मोटा मोटी जानकारी जो कोर्स चलता है। ठीक है, अब आते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखिए, इसका पाठ्यक्रम को बताने से पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, ये होता है 250 नंबर का, ये भी होता है 250 नंबर का, दोनों 250 नंबर के हैं। ठीक है, अब 250 नंबर के हैं तो खंड जो इसका खंड क है, ठीक है, और खंड ख है, साथ में इसका भी खंड क और खंड ख है। ठीक है, यहां पे हम पढ़ते हैं
भाषा और लिपि, जो देवनागरी लिपि है उसका इतिहास। ठीक। खंड ख जो है उसमें हम साहित्य, हिंदी जो साहित्य है उसका इतिहास पढ़ते हैं। जब हम खंड क की बात करें तो खंड क में जो प्रश्न पत्र 2 है उसके खंड क में हम पद्य साहित्य पढ़ते हैं। खंड ख की बात की जाए, ख है होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम गद्य साहित्य पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं? गद्य साहित्य पढ़ते हैं। और अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का मेरा कोर्स लेते हैं तो आपको इन 3 खंडों के लिए, मतलब प्रश्न पत्र 1 के दोनों खंड और प्रश्न पत्र 2 का जो खंड ख है, इनके लिए आपको कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं होती। कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं होती है। जो नोट्स हैं, नोट्स से 99% आ जाता है। नोट्स से 90, आज तक कोई, जितने पीवाईक्यूज मैंने कराए हैं, एक पीवाईक्यू मेरे नोट से बाहर नहीं आया है। फिर भी मैंने 1% का छोड़ दिया है कि मान लो कुछ ऐसा आ जाए आउट ऑफ द बॉक्स, तो 99% आपको नोट्स मिल जाएगी, किताब लेने की जरूरत नहीं है। गद्य साहित्य के लिए मैं किताब इसलिए कहता हूं क्योंकि कहानी के रूप में आप पढ़ जाइए, क्योंकि पूरा 500 पेज का सबका एक्सप्लेनेशन कराना पॉसिबल नहीं है। तो वो कहानी के रूप में पढ़ने के लिए आपके पास वो गद्य साहित्य होना चाहिए। उसकी भी लिंक मैं ग्रुप में दे देता हूं। ये वही ग्रुप है जिस ग्रुप में आप जब कॉपी अपनी लिख के सबमिट करेंगे, क्योंकि वहां पे वीकली कॉपी चेक करता हूं मैं खुद, तो आपकी वर्तनी, आपका वाक्य, आपका फ्लो, ओवरऑल आप कैसे पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, सारी चीजें मैं बताता हूं बाकायदा, सारी कॉपियां चेक करते हुए। और बच्चे भी बहुत, मैं आपको बता दूं कि वीकली कम से कम आजकल जितना मैं देख रहा हूं 80 से 90 कॉपियां आ रही हैं। इसका मतलब है कि जो छात्र हैं, लगभग मेरे ख्याल से टोटल देखा जाए तो 200-250 से ऊपर ज्यादा छात्र हैं, तो कॉपियां वीकली लेवल पे आती हैं, मैं कॉपियां चेक करता हूं। तो ये जो पहले 3 सेक्शन है, इन 3 सेक्शन के लिए आपको बुक की जरूरत नहीं, नोट्स इज मोर देन इनफ। इसके लिए निश्चित तौर पे आपको किताबें लेनी पड़ेंगी, मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आप देखिए उसको समझ जाएंगे। आइए सिलेबस की अगर बात कर ली जाए तो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, उसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला प्रश्न पत्र 1 का खंड क है उसमें मैंने बताया था हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि जो है उसका इतिहास है। तो हम देखेंगे कि अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक रूप क्या हुआ, मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ, सिद्धनाथ साहित्य की बात करेंगे, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों की बात करेंगे। ये सिद्धनाथ साहित्य है जो आदिकाल में सबसे शुरुआती साहित्य जहां आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर खुसरो भी हमको आदिकाल में दिखते हैं। फिर हम उसके बाद देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास देखते हैं। यहां पे निश्चित तौर पे आप भारतेंदु हरिश्चंद्र और जो द्विवेदी युग है इनकी महत्ता की आप बात करेंगे। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, हम इसकी भी बात करेंगे साथ में। ये प्रश्न पत्र 1 खंड क में ही है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्या है, हम इसकी बात देखेंगे। और हमको सबको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सुना होगा आपने, इसी में मेंशन है। ठीक है, फिर क्या है, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, ये आपको प्रश्न पत्र 1 के खंड क में देखने को मिलेगा। खंड ख की बात की जाए तो हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, यहां पे हम देखेंगे हर तरीके का औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन। औपचारिक लेखन की बात करेंगे तो उसमें फिर जॉर्ज ग्रियर्सन तक आपको विभिन्न प्रकार की चीजें मिलेंगी, लेकिन जब जॉर्ज ग्रियर्सन आ जाएंगे तो आपको कालक्रम के हिसाब से बाकायदा लेखन वहां पे दिख जाएगा, तो हम उसको पढ़ेंगे। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं हम उनको पढ़ेंगे। इसमें हम आदिकाल को पढ़ेंगे, भक्तिकाल को पढ़ेंगे, आदिकाल में सिद्धनाथ रासो साहित्य पढ़ेंगे, चंद बरदाई, खुसरो, हेमचंद और विद्यापति की बात करेंगे। ये वही विद्यापति हैं जो अपभ्रंश और अवहट्ट, ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस के बीच में आके खड़े होते हैं और अवहट्ट को एक नई भाषा के रूप में जिसे कहते हैं प्रमुखता प्रदान करते हैं। फिर आप भक्तिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल में आप संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा जो बटे था उसमें आप देखेंगे। आप कबीर, जैसी, सूर, तुलसी, मेन कवि, इनके बारे में पढ़ेंगे और ये आपके प्रश्न पत्र 2 खंड क में भी है।
ठीक है। उसके बाद रीतिकाल के बारे में, आधुनिक काल के बारे में, आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियों के बारे में, प्रमुख कवियों के बारे में, साथ में इसी का जो कथा साहित्य जहाँ पे इतिहास है वहाँ पे उपन्यास यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव विकास, उपन्यासकारों के बारे में, कहानी का उद्भव विकास, कहानीकारों के बारे में, हिंदी रंगमंच का विकास और जो प्रमुख रंगमंच है उनके बारे में, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाटककारों के बारे में, साथ ही में आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचकों के बारे में, और हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण तथा यात्रा, ये चीजें आप पढ़ेंगे प्रश्न पत्र 1 खंड ख में। इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र 1 जो है वो खत्म होता है। अब शुरू होता है प्रश्न पत्र 2। ठीक है, ये देखिए एक किताब है, स्पेशल मेंशन लिखा दिया है, पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा का विकास, गोपाल राय की किताब है। अगर आप ले सकते हैं, आपके पास समय है तो, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास समय तो यू कैन हैव इट, अदरवाइज हमारी नोट्स मोर देन इनफ होगी। उसके अलावा ये जो एनसीईआरटी किताबें मैं पीडीएफ ग्रुप में आपको ऑलरेडी सेंड कर दूंगा जब आप हमसे जुड़ेंगे। ये सारी जो किताबें हैं, ये किताबें आप न लें, हम इसकी नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन आपका मन हो पढ़ने का तो आप खरीद सकते हैं। हिंदी साहित्य की जो एमए की इग्नू की नोट्स है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने ग्रुप में मैं इसको प्रोवाइड करा देता हूं, तो ये भी मिल जाएगा, ये भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं। अब आते हैं प्रश्न पत्र 2 के खंड क में। आपको कबीर पढ़ना है, कबीर ग्रंथावली जो उनके पहले 100 पद है, यानी कि गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली। सूरदास में भ्रमर गीत सार है, आरंभिक 100 पद हैं। ठीक है, भ्रमर गीत, भ्रमर कृष्ण से उपमा दी गई है, और जब उधो निर्गुण की बात लेके आते हैं, ज्ञान की बात लेके आते हैं, और गोपियां कैसे उपालंभ दर्शाती हैं, उल्हाना देती हैं, निर्गुण पे सगुण की विजय कैसी होती है, ये चीज आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप ले ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास को हम पढ़ते तो रामचरितमानस का सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड। ठीक है, तो कवितावली का पूरा उत्तरकांड और पूरा सुंदरकांड आपको पढ़ना है। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम से निर्वाण शांति प्रदम से लेके लास्ट तक सुंदरकांड, और इसी प्रकार से पूरा कवितावली भी पढ़ना है। ठीक है, ये सुंदरकांड जो है ये लिखा हुआ है किसमें, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। उत्तरकांड आपका लिखा हुआ ब्रज भाषा में, ये भी लिखा हुआ ब्रज भाषा में, ये लिखा है सदुक्कड़ी भाषा में। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है, सिंगल द्वीप खंड और नागपति वियोग खंड, यहीं से आपका बैच शुरू हो रहा है। जो आपका जो मैं भी प्रतिज्ञा बैच के बारे में बता रहा था, ये इसी से बैच शुरू हो रहा है। मैं फिर से बता दूं कि 13 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। नया बैच शुरू हो रहा है हमारा जो प्रतिज्ञा बैच 2 है हिंदी साहित्य का। इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही, तो इसमें आपको पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़िए, इस सेल का लाभ उठाइए। ठीक है, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी से ही ये बैच शुरू हो रहा है, तो जो आप बैच ज्वाइन करेंगे वहां पे जायसी आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बिहारी मिलेंगे, मैथिली शरण गुप्त मिलेंगे, जयशंकर प्रसाद की कामायनी होगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा कुकुरमुत्ता होगी, रामधारी सिद्धंकर का कुरुक्षेत्र, अज्ञेय का आंगन के पार द्वार, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, अकाल उसके बाद ये होगी। फिर हम आ जाएंगे प्रश्न पत्र 2 के खंड ख पे, जहां पे गद्य साहित्य शुरू होता है। यहाँ पे भारतेंदु की भारत दुर्दशा, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, रामचंद्र शुक्ला का चिंतामणि जो क्या कहते हैं निबंध संग्रह है, निबंध निलय फिर देखेंगे, जिसमें डॉक्टर सत्येंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। साथ में प्रेमचंद, गोदान देखेंगे, और प्रेमचंद की सर्विस कहानियों का संग्रह हम देखेंगे। और क्या है, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, यशपाल के दिव्या, फणीश्वरनाथ रेणु का मेलांचल, मनु भंडारी का महाभोज, राजेंद्र यादव का एक दुनिया समानांतर, ये सभी आपको पढ़ना होगा इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बुक्स के बारे में। देखिए बुक्स के बारे में ये कुछ किताबें हैं। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान नाम से, नामवर सिंह के छायावाद नामवर सिंह, ये सारी किताबें अगर आपके पास समय हो तभी लें, वरना मैं जो आपका सिलेबस में है मैं उसको प्रॉपर डिटेल में आपको दिलवा दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो किताबें लेनी है, जैसे आपको भारत दुर्दशा लेनी है, महाभोज लेनी है, आषाढ़ का एक दिन लेनी है, स्कंदगुप्त लेनी है, ठीक है, गोदान लेनी है, एक दुनिया समांतर लेनी है, प्रेम मंजूषा लेनी है, कामायनी नहीं लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दिला दूंगा, दिव्या ले लीजिएगा, निबंध ले का पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, चिंतामणि जो है ये आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा इसका मैं। ठीक है, भारत भारती मत लीजिएगा, मैं दिला दूंगा, कुरुक्षेत्र का पीडीएफ कुरुक्षेत्र का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मेलांचल आपको ले लेनी है, ब्रह्म राक्षस का पीडीएफ दिला दूंगा, रामचरितमानस का पीडीएफ दिला दूंगा, भ्रमर गीसार का मिल जाएगा व्याख्या वाला, कबीर ग्रंथावली का भी आपको व्याख्या साथ मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, राग विराग ये भी आपको मिल जाएगा, पद्मावत ये भी आपको मैं दिला दूंगा, मतलब ठीक है। और ये जो 2 किताबें हैं जो 3435 नंबर की, इंद्रनाथ मदान और डॉक्टर नगेंद्र वाली,
अगर आपके पास समय है तो आप ले लीजिएगा, वरना आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप ले सकते हैं, वरना देखिए 80% किताबें मैं दिला दूंगा, 20% आपको लेनी रहेंगी। 80% जो मैं आपको दिलाऊंगा उसमें से 99% क्वेश्चन आएंगे, मतलब सारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, उसमें से क्वेश्चन बाहर से आपके नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेरा क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से मैं बताता चलूं कि इसकी स्ट्रेटजी के बारे में 2-4 बातें बस कर लूं, ठीक है। अगर आप हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य की बात करें, अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में देखिए, मैंने प्रश्न पत्र 1 के बारे में बताया था ना। प्रश्न पत्र 1 का जो खंड ख है, ठीक है, प्रश्न पत्र 1 का जो खंड ख है, इस खंड ख में जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, उसके साथ ही आप अगर पद्य पढ़ना शुरू कर दें, उसके साथ ही आप पद्य, जैसे आपने जब आदिकाल पढ़ा, उसके तो कोई कभी आपके सिलेबस में है नहीं, फिर आपने भक्ति काल पढ़ा, और भक्ति काल पढ़ने के बाद ही आपने यहीं पे ही आपने सूर, तुलसी और कबीर, अगर इनको पढ़ लिया और फिर वापस आए, फिर आपने पढ़ा यहां पे क्या, रीतिकाल, और रीतिकाल में फिर आपने पढ़ा, अच्छा इसमें जायसी भी भूल गया मैं, सॉरी, जायसी भी आपको भक्ति काल में मिलेंगे। फिर रीतिकाल में आपने पढ़ा बिहारी को, फिर आप वापस आए, अब आपने पढ़ा आधुनिक काल, इसका जो चौथा काल है आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल के जो बाकी कवि हैं, यहां पे आप देख सकते हैं जो बाकी आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है, ये यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध, नागार्जुन, इनको जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आप का एक इसके साथ कहां गया, खंड ख हिंदी साहित्य के साथ ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आप गद्य साहित्य पे आएंगे, गद्य साहित्य का इतिहास, और फिर आप गद्य की विधाएं पढ़ते जाइए। ये वो तरीका होता है जिसको पढ़ के कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट नंबर ला सकते हैं हिंदी साहित्य में। जब हम हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ एक अप्रोच लेके नहीं चलते। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जैसा कि मैंने आपको यहां पे शुरुआत में बताया था कि हिंदी साहित्य जो है, जो मैंने यहां पे बताया था, एक बार दिखा देता हूं आपको, ठीक है, जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, हिंदी साहित्य आपके निबंध लेखन में, उत्तर लेखन में सहायक होता है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी मैं इसे समग्र रूप से पढ़ाऊंगा, हर वो चीज जो इसमें जुड़ती है मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने यहां पे जब आपको बताया था कि कैसे ये निबंध में भी सहायक है, तो ये भी आपको करवाई जाएगी। मतलब ये कि हिंदी साहित्य पढ़ते हुए आपका पूरा जीएस और ऑप्शनल तो खैर तैयार होगा ही होगा। तो देर मत कीजिए, हिंदी साहित्य के जो प्रतिज्ञा बैच है, प्रतिज्ञा 2.0, जो हमारा बैच नंबर 4 है, जो 13 अगस्त से शुरू हो रहा है, मैं विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इससे जुड़ सकते हैं। देखिए, डिले नहीं करना है आपको, क्योंकि 15 अगस्त तक ही हमारी 47% की ये सेल रहेगी, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे सेल। तो विकास लाइव जो कोड है, ये जो कोड है, इसको याद कर लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सारे कोर्सेज में, ठीक है। बाकी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से के वीडियो में लगातार लाता रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।